प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, मारवाड़ इंटर कॉलेज गोरखपुर, कक्षा 12 लेखा शास्त्र की वीडियो क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं कि कई दिनों से साझेदारी का ये जो दूसरा अध्याय है, नए साझेदार का प्रवेश चल रहा है और एक नए साझेदार के प्रवेश पर कौन कौन से समायोजन की जाती हैं। हम लोग एक एक करके कई प्रकरणों को देखा है और इस क्रम में बच्चों आज का जो प्रकरण है वह है संचय, सामान्य संचय एवं अवितरित लाभ हानि के लिए समायोजन। कहने का आशय यह है बच्चों कि यदि प्रश्न में साझेदारी का जो प्रश्न है उसमें बैलेंस शीट में, चिट्ठे में संचय, सामान्य संचय और अवितरित लाभ हानि भी दी हो तो हम उसके लिए कौन सी समायोजन करेंगे या कौन सी जनरल प्रविष्टि करेंगे। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे इस प्रकरण को और इस प्रकरण से संबंधित कुछ बातें भी वहाँ पर अंकित हैं। आइए उसको पढ़ लें। ठीक है। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म की पुस्तकों में अर्थात फर्म के चिट्ठे में संचय, सामान्य संचय अथवा संचय कोष अथवा अवितरित लाभ हानि हो तो इन्हें पुराने साझेदारों में हम बांट देते हैं, उनके पुराने अनुपात में बच्चों। ठीक है, ऐसा बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। उनके खातों में अंतरित कर दिया जाता है, उनके पुराने अनुपात में अंतरित किया जाता है। क्यों बच्चों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वह पुराने साझेदारों की ही हैं, ये उन्हीं के मेहनत का परिणाम है। अतः इनका लाभ उन्हीं को मिलना चाहिए और यदि हानि है तो इसे उन्हीं को वहन कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसी कारण से इसे हम पुराने साझेदारों के खातों में उनके पुराने अनुपात में इन चीज़ों को अंतरित कर देते हैं जब भी प्रश्न में ऐसा दिखाई पड़े तो। इसके लिए बच्चों कुछ जनरल प्रविष्टियाँ की जाती हैं। आइए उन प्रविष्टियों पर विचार करते हैं। ठीक है, आप बोर्ड पर देखें कि कैसे कैसे प्रविष्टि हो रही है। पहली है कि जो क्रेडिट साइड में दिखती है, हमें लायबिलिटी साइड में जो दिखती है, क्रेडिट बैलेंस वाले में दिखती है, वह होता है संचय और अवितरित लाभ। उसके ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सी प्रविष्टि होती है? आप बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। ठीक है, तो जितने भी रिजर्व हैं और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसे हम डेबिट कर देंगे। आप देखिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, नरेशन आप देख ही रहे हैं। तो इस हिसाब से पहली एंट्री हो जाएगी और रिजर्व आदि जो भी चीज़ें होंगी वह बढ़ जाएगी। अब बच्चों दूसरी प्रविष्टि है विशिष्ट कोषों के आधिक्य को अंतरित करने के लिए। कुछ हमारे विशिष्ट कोष होते हैं जिनके कुछ सरप्लस बचे होते हैं, यानी लायबिलिटीज़ उसमें से निकाल लेने पर भी कुछ कोष बचा हुआ रहता है। ठीक है, तो उन कोषों को भी हम पुराने साझेदारों को बांट देते हैं। आइए उसको देख लेते हैं। ठीक वैसे ही ये भी एंट्री होगी। जितने भी विशिष्ट कोष होंगे वह उनके नाम से डेबिट कर दी जाएगी। जैसे हमने इस प्रश्न में उदाहरण के लिए लिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट और कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। ठीक है, ये दूसरी प्रविष्टि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए तीसरी बात, तीसरे स्टेप पर आते हैं। तीसरी बात क्या है कि अगर अवितरित हानि हो अर्थात एसेट साइड में अगर यह चीज़ दिखाई गई हो तो निश्चित रूप से वह हानि होगी, हानि को दर्शाती है। तो इसे बांटेंगे तो क्या होगा? इसके लिए अपोजिट एंट्री कर दी जाएगी, विपरीत प्रविष्टि करी जाएगी, यानी पुराने साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा और जो संबंधित हानि होगी उसे हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर बोर्ड पर आप देख रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर हानि है तो इस ऐसे आएगा, और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी लिखा हुआ है। यहाँ पर
प्रारंभिक व्यय प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से होती हैं। नरेशन आप बोर्ड से ही देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह समायोजन हम लोग करते हैं बच्चों। जब हम इन चीज़ों का समायोजन कर लेते हैं तो अब जो नए फर्म की बैलेंस शीट बनेगी उसमें ये जो चीज़ें हैं, रिजर्व या रिजर्व फंड है या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है या और कोई फंड है, ये सब दिखाई नहीं जाएंगी, क्योंकि अंतरण करने के बाद इनका खाता स्वतः ही बंद हो चुका है। ठीक है बच्चों, इन सब समस्याओं से संबंधित आइए एक प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न को हल करके इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आप देख रहे हैं, आपके बोर्ड पर प्रश्न उपस्थित है और हम उसको पढ़ेंगे, आप भी पढ़ें और समझें। सी तथा डी एक फर्म में 4:1 के अनुपात में साझेदार हैं। 31 मार्च 2019 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार था। आप आर्थिक चिट्ठा देख रहे हैं। लायबिलिटी साइड में विविध लेनदार है, सामान्य संचय है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया है इसको बांटने के लिए। ठीक है बच्चों, और पूंजी खाते दी हुई है, 2 साझेदार हैं, सी और डी उनके पूंजी है। और एसेट साइड में भवन है, फर्नीचर है, स्टॉक है, देनदार है, रोकड़ बैंक में है और प्रारंभिक व्यय है बच्चों। ठीक है, तो ये तो रहा आर्थिक चिट्ठा। और अब इसमें क्या समायोजनाएं हैं, आइए उस पर विचार करते हैं। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने एम को निम्न शर्तों पर प्रवेश दिया है। पहली समायोजना क्या है? सी, डी तथा एम का नया लाभ विभाजन अनुपात 2:3:5 होगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इन तीनों का नया अनुपात इन्होंने बताया, पुराना अनुपात ऊपर ही दिया था। दूसरी बात, स्टॉक का मूल्यांकन 69,600, देखिए पहले से 66,000 है। बैलेंस शीट में आप देखें एसेट साइड में स्टॉक 66,000 का है, जबकि उसका मूल्यांकन 69,600 यानी 3,600 रुपये की वृद्धि करनी है। तथा फर्नीचर का मूल्यांकन 24,000 किया जाएगा। अब देखिए फर्नीचर पहले से कितना है, 33,600 है और उसको 24 किया जाएगा यानी कम किया जाएगा। मतलब एक संपत्ति बढ़ाई जा रही है तो दूसरी संपत्ति घटाई जा रही है। ठीक है, जैसा भी कहेगा कर दिया जाएगा। अब तीसरी प्रविष्टि क्या, तीसरी समायोजना क्या है? देनदारों पर संदिग्ध ऋण संचित के लिए प्रावधान करनी है 8% का। ठीक है, उसको भी कर लेंगे। चौथी समायोजना है कि एम के द्वारा पूंजी के लिए 96,000 रुपीज़ और ख्याति के लिए, गुडविल के लिए 30,000 रुपया लाया जाएगा। जो नया साझेदार एम है वह अपनी पूंजी और अपनी ख्याति नगद लाएगा, अमाउंट दी गई है। ठीक है, और आपको बनाना क्या है ये देख लीजिए, पुनर्मूल्यांकन खाता दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट और साझेदारों के पूंजी खाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, बैलेंस शीट भी बनानी है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इस प्रश्न में जब नया सा अनुपात दिया हुआ है और पुराना भी हमें पता है तो सबसे pहले हम गेन और सैक्रिफाइस निकाल लेंगे कि किस साझेदार ने कितना सैक्रिफाइस किया और किसने कितना गेन किया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम लोग सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं। पहले आप याद करिए कि वो सूत्र क्या होता था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर बच्चों होता था। ये सूत्र काफ़ी पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं कि सैक्रिफाइस निकालने के लिए अगर हमारे पास ओल्ड रेशियो या ओल्ड शेयर पता हो और न्यू शेयर पता हो तो हम ये आपस में घटा करके निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रश्न में ऐसा ही है तो हम इसी का पालन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिख ले रहे हैं सी है, डी है और एम है। ठीक, इनका हम सबसे पहले ओल्ड शेयर लिखेंगे। 4 और 1 है तो 4/5 हो गया और 1/5 हो गया। m पहले से था नहीं तो ये 0 हो गया, कुछ नहीं है। इसमें से इनका हम न्यू शेयर घटाएंगे
बच्चों न्यू शेयर दिया हुआ है 2 संबंधे 3 संबंधे 5, तो 2 धन 3 5 और फिर 5 10, यानी 2/10 सी का होगा, डी का होगा 3/10 और एम 5/10 होगा। यानी जो नया साझेदार आ रहा है वह 5/10 हिस्से के लिए बच्चों आ रहा है। ठीक, इससे यही स्पष्ट होता है। अब हम इस पुराने शेयर से नए शेयर को घटाएंगे और देखेंगे कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो लघुत्तम का हम आधार लेंगे, लघुत्तम करके इसको हम 10 कर लेंगे। 4 दूना 8, 8 में से 2 गया 6, यानी 6/10 इनका घट रहा है। ये बड़ा था, ये छोटा है, यानी इन्होंने सैक्रिफाइस किया है, सैक्रिफाइस। यहाँ देखिए 5 दूना 10, 2 में से 3 गया 1, तो ये जो है 1/10 आ रहा है, लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, ये जो है आपका छोटा पड़ रहा है। तो ये जो है सैक्रिफाइस ना करके ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, GAIN, गेन। ठीक है, हमने ब्रैकेट में दिखाया कि ब्रैकेट वाला गेन है। अब ये क्या है, यहाँ पे 0 है और यहाँ नया है, तो ये तो टोटल गेन करेगा ही, क्योंकि नया साझेदार हमेशा गेन ही करता है, वो आ रहा है, तो ये माइनस में है, ये आपका निकल आया। तो बच्चों इस प्रश्न की पहली जो स्टेप है कि हम सैक्रिफाइस या फिर गेन प्राप्त कर लें, निकाल लें, वो हमने निकाल लिया है। इस प्रश्न में केवल सी ने सैक्रिफाइस किया। ठीक है, डी जो दूसरा पार्टनर है इसने भी गेन किया, सैक्रिफाइस तो किया नहीं, उल्टा इन्होंने गेन भी किया है जब नया रेशियो चेंज हुआ तो इसका ये मतलब है कि एम जो गुडविल लाएगा वह पूरा सी को मिलेगा और उस गुडविल के आधार पर फर्म की गुडविल से 1/10 के बराबर डी के पूंजी को भी हमें डेबिट करके सी की पूंजी को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, आइए उसकी रफ एंट्री एक कर लेते हैं, वर्किंग में आपको उसमें सुविधा होगी आगे जा कर के। ठीक है, इसके लिए एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो हमें फर्म की गुडविल निकाल लेनी पड़ेगी। देखिए फर्म्स गुडविल जो प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, प्रश्न में एम कितना लाया है गुडविल वह दिया हुआ है, उसी की सहायता से निकाल लेंगे। तो देखिए फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी, एम ने कितना गुडविल दिया 30,000 और उसका हिस्सा कितना था 5/10 था, तो भागे 5/10, जब डबल बटा होगा तो ये ऊपर चला आएगा और इसको कटाएंगे आप तो ये 60,000 आ जाएगा। इसको आप काट लेंगे तो ये 60,000 आएगा, यानी फर्म की गुडविल इस हिसाब से 60,000 हुई। तो 60,000 का देखिए 60,000 का एम और डी ये दोनों से हमें गुडविल का एडजस्टमेंट देखना है। तो ये एम है 5/10, तो 60,000 का 5/10 कितना होगा 30,000 रुपया होगा। ये देखिए 30,000 रुपया होगा। ठीक है, 30,000, ये 30,000 रुपया गुडविल ये ऑलरेडी एम दे ही रहा है। ठीक, तो ये गुडविल मिल गई। अब डी जो है 1/10 गेन कर रहा है, तो इसका हिस्सा होता है 6,000। तो यह कोई गुडविल दे तो नहीं रहा है, तो जब कोई गुडविल ना दे तो उसके हम पूंजी को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए डी की पूंजी डेबिट और सी को मिलना है तो सी की पूंजी क्रेडिट कर दी जाएगी। तो आइए इसकी एंट्री एक यहाँ पर देख लेते हैं रफ में, वो जो आगे जा कर के हमें सुविधा देगी कि उसके प्रीमियम को बांटेंगे हम लोग। तो देखिए प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000 और डी से लेना है डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 और ये सारी चीज़ें मिलनी है सी को, टू सीज कैपिटल 36 अकाउंट 36,000। ये हमारा एंट्री होगा, इसी को हम पोस्ट कर देंगे जब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तब। ठीक बच्चों, तो ये हमने सबसे पहले कर लिया ताकि आगे जा कर के प्रश्न जब हम हल करें तो उसमें कोई दिक्कत न हो बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनाना है, पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार कर लेते हैं। ठीक, तो हम अभी हाँ बच्चों, तो अभी हमने ये बना लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट
आप देख रहे हैं फॉर्मेट तैयार है। अब आइए देखते हैं समायोजनाओं से कि किन किन चीज़ों का रिवोल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों देख रहे हैं हम कि आप देखें कि उसमें फर्नीचर का मूल्य कम किया गया है और जो स्टॉक है उसका मूल्य बढ़ाया गया है। तो जिसे कम किया गया है, जिसका मूल्य वो हमारा नुकसान है, वो हम डेबिट में लिखेंगे, तो टू फर्नीचर। ठीक है बच्चों, कितना 9600, 33,600 को 24,000 कर देना है, यानी 9,600 कम हो जाएगा। और स्टॉक को हमें बढ़ा लेना है, कितना 3,600, 69,600 हो गया है 66 से, तो 3,600 बढ़ गया। अब देनदारों पर 8% का प्रावधान है, तो 2, ये भी नुकसान है। प्रोविज़न फॉर DD 8%, 39,900 है देनदार बच्चों। 39,900 का 8/100 कर देंगे, आ जाएगा, वो आप अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3192, 3,192 रुपये आएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या है। तो प्रश्न में आप पढ़ ही रहे हैं कि ये 3 ही चीज़ों पर समायोजन था। एसेट साइड में जो भी चीज़ें थीं और लायबिलिटी साइड में जो भी चीज़ें थी उस पर कुछ भी नहीं बोला गया है कि उसका मूल्य बढ़ाया अथवा घटाया गया है। तो हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट इन 3 चीज़ों से ही बनेगा बच्चों। ठीक है, तो आइए इसको अब हम जोड़ करके लिखते हैं बच्चों। अब हम इसको जोड़ेंगे, आप देखिए इसको कैसे जोड़ा जा रहा है। तो ये 792 हो जाएगा, 9 3 12, 12,792। ये डेबिट ही बड़ा है क्रेडिट से, तो ये नुकसान आएगा 12,792 रुपये। इसमें से 3,600 घटा देंगे तो ये लॉस की स्थिति बन रही है। ठीक है, तो 192 तो ये हो गया और 9,192 रुपये का नुकसान आया है। इसे पुराने साझेदार वहन करेंगे पुराने अनुपात में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सीज कैपिटल और डीज कैपिटल। 4:1 का बच्चों अनुपात है। 9,192 को 4/5 और 1/5 में हमें बांट देना है। तो हम सी का कैपिटल जो बांटेंगे सी के हिस्से में, वह आएगा 7,354 रुपये, 7,354 रुपये। इसका रफ आप करके देख लेंगे। और ये जो डी का कैपिटल है 1/5 है, आप इसमें 5 का भाग दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा, वो होगा 1,838 रुपये। आप इसको जोड़ लीजिए, यहाँ इतना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आ रहा है, हमने देखा है इसे सही कर। अब ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट रेडी हो गया है। ठीक है बच्चों, रीवैल्यूएशन रेडी है। अब इसके बाद बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसा प्रश्न की मांग है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए यहाँ पर हम एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बोर्ड पर तैयार है, आइए हम इसमें एंट्री करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इस खाते का शेष लिखेंगे जो हमारे पुराने साझेदारों का है। ठीक है, तो यहाँ पर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस देखिए आप, सी का बैलेंस वहाँ पर यहाँ पर देखिए कितना है और उसको लिखा जाए। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ये बैलेंस जो है 87,400 है और 60,000 है। तो 87,400 और 60,000 ये पुराने साझेदारों का पूंजी का ओपनिंग बैलेंस हो गया बच्चों। अब इसके बाद नया साझेदार 96,000 ले करके आता है, उसकी एंट्री करेंगे। तो बाई बैंक अकाउंट नया साझेदार 96,000 का कैपिटल लाया, ये एंट्री आपकी हो गई। ठीक है बच्चों, अब वह जो है प्रीमियम भी लाया है 30,000। ठीक, तो उसका बंटवारा कैसे होगा, हम आपको शुरू में ही यहाँ पर उसका पूरा वर्किंग करके दिखाए हुए हैं। ठीक, अब इस एंट्री के सहायता से वहाँ पोस्ट कर लीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ सी के क्रेडिट में, सी कैपिटल क्रेडिट है ना, उसके क्रेडिट में हमें 36,000 की वैल्यू पुट करनी है इन दो खातों के माध्यम से। तो आइए लिख देते हैं, इसको हम पोस्ट कर लेते हैं। पोस्टिंग आप अच्छे से जानते हैं, बाई प्रीमियम अकाउंट
ये होगा 30,000 और बाय डीज कैपिटल, ये भी गुडविल के लिए है। यहाँ ब्रैकेट में आप चाहें तो GW गुडविल लिख सकते हैं। 6,000, 36,000 की वैल्यू पुट हो गई। अब बच्चों इसमें डी की कैपिटल डेबिट है तो डी के डेबिट में भी ये बात आनी चाहिए, सी के नाम से 6,000 केवल। टू सीज कैपिटल, यहाँ पर भी आप गुडविल लिख सकते हैं, गुडविल। ये तो किस में लिखना है? डी में लिखना है। डी से 6,000 गुडविल का लेना है क्योंकि ये गेनर था डी, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या देखना है? इसके बाद प्रश्न में रिजर्व फंड है उसको देखना है, सॉरी जनरल रिजर्व है उसको देखना है। तो वह हम बांटेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व शॉर्ट में ही लिख दे रहे हैं, जनरल रिजर्व। बच्चों ये 10,000 है तो 10,000 को 4 और 1 पुराना रेशियो है 4-1, उसमें बांटेंगे तो 8,000 और 2,000 ये बढ़ गया, जनरल रिजर्व हमारा बढ़ गया। अब क्या है? एसेट साइड में आप देखें उसमें प्रारंभिक व्यय लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एसेट साइड की चीज़ है तो ये डेबिट में आएगी यहाँ पर। टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और ये है 12,000 को 4-1 में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 9,600 और ये हो जाएगा 2,400। ठीक है, 4 और 1 के अनुपात में हमने बांटा है। ठीक है बच्चों, अब रीवैल्यूएशन, ये जो बना है ये लॉस आया है तो लॉस भी डेबिट में आएगा, अगर प्रॉफिट होता तो वहाँ जाता। टू रीवैल्यूएशन, ATION, ये है लॉस। आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं। कितना बटा है? ये है 7,354 रुपये बच्चों, और यहाँ है 1829 ये। ठीक है बच्चों, अब और कुछ तो नहीं दिख रहा है, आइए अब इसमें और कुछ है नहीं, जोड़ करके हम सबका बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर ऐड करते हैं। इसको देखिए जोड़ना है हमें, तो 400 ये पहले ही दिख रहा है, 8 6 14, 14 7 21 के एक हाथ लगा 2, 2 8 10 3 13, 1,31,400 इसका टोटल आया और इसका 62,000 आ रहा है। और यहाँ एक सिंगल फिगर है 96 का। ये बच्चों हमारा टोटल हो गया। अब इस टोटल को यहाँ लिख करके हम बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन, $96,000, 62,000 और 131,400। ये फिगर डेबिट की इसमें से हम घटा लेंगे, तो आइए पहले इसी को घटा लेते हैं। ये आएगा 46, 6 3 9 1 10 10 4 14 के 4 10 4 14 4 हाथ लगा 1 10 7 17 17 और 14 31 और 1 लाख, ये 1,14,446 रुपये ये हमारा सी का बैलेंस आया। अब डी का देख लेते हैं, तो यहाँ 38 है तो 62 रुपये तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 4 1 5 5 और 8 13 13 13 जीरो लाना है तो 13 7 20 20 के जीरो हाथ लगा 2 2 6 8 8 2 10 10 11 1 12 के 2 हाथ लगा 1 1 और 5 है 51,762 रुपया इसका बैलेंस आया। और यहाँ तो कुछ है नहीं तो 96 का 96 हो जाएगा। ये हमारा बैलेंस कैरिड डाउन हमने कर लिया है बच्चों। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोगों को क्या बनाना है?
चिट्ठा बनाना है। ठीक है, और बोर्ड आप देख ही रहे हैं भर चुका है, तो हमें इस सेक्शन को मिटाना होगा। इस सेक्शन को हम मिटा करके बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने लिख दिया है। आइए इसमें अमाउंट भरते हैं, आइटम्स भरते हैं। सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल का जो शेष आया है उसको भरेंगे। तो सी का शेष आप देख रहे हैं 1,14,446, 1,14,446। उसके बाद 51,762 डी का है और एम का 96,000 है। इसे जोड़ करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। 6 2 8, 6 4 10 के 0 लगा 1, 4 1 5 7 12 के 2, 4 11 1 12 के 2 हाथ लगा 1, 1 4 1 5 1 6 6 12 के 2 हाथ लगा 1 1 2 5 7 9 7 9 16, 16 के 6 हाथ लगा 1 1 2, 2,62,208 रुपये ये टोटल है। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स है। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये बच्चों जितना दिया है उतना ही लिख देंगे, क्योंकि अब इसमें जो है कुछ करना ही नहीं था, तो जितना दिया है उतना ही करेंगे। ये 70,000 है और 70,000 लिख देंगे। बस इस साइड के आइटम्स समाप्त हो गए। अब हम एसेट साइड में देखेंगे। तो एसेट साइड में आपको क्या क्या दिया है आइए देख लेते हैं। देखिए, बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग शॉर्ट में लिख दिया मैंने। जितना दिया है उतना लिख देंगे, क्योंकि इस पर कोई समायोजना नहीं हुई है। जो है बिल्डिंग पर कोई समायोजना नहीं है। 50,000 की चीज़ 50,000 है। फर्नीचर अब देखेंगे। फर्नीचर में क्या था, इस पर तो समायोजना था। फर्नीचर देखिए 9,600 कम किया गया है, यानी 24,000 पर दिखाना था। प्रश्न में साफ साफ कहा था कि 24,000 कर दिया जाए, तो हमने 24,000 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अगर आप ब्रेकअप देना चाहें तो 33,600 था पहले से और 24 कर दिया गया, 24,000 कर दिया गया जो है, तो 9,600 कम कर दिया गया है। आप ये जो आइटम है, ये जो लॉस हुआ है, ये घटा करके आप यहाँ दिखा सकते हैं 24,000, ऐसे भी ब्रेकअप दे सकते हैं। अब इसके बाद स्टॉक है हमारा। स्टॉक में वृद्धि की गई है। तो स्टॉक पहले था 66,000, इसमें 3,600 की वृद्धि करके 69,600 करने की बात कही गई थी, तो हमने ऐसा कर दिया, प्लस कर दिया। अब डेटर्स है, DRS हमने लिख दिया डेटर्स आर्ट में। ये है 39,900। इसमें से प्रोविज़न हम घटाएंगे। देखिए प्रोविज़न 3192 है, इसको हम घटा देंगे और घटा करके यहाँ लिख देंगे। तो 0,8 हो जाएगा और यहाँ 8 में से गया 7 हो गया और 36,708 रुपये ये डेटर्स का बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, बैंक बैलेंस होगा। कैसेट बैंक पहले से जो दिया हुआ है, वहाँ आप बोर्ड में देखिए स्क्रीन पर है, वहाँ पर पहले से जो था वो हम लिख लेंगे, प्लस नया साझेदार कितना लाया है वो ऐड कर लेंगे। और कोई बैंक से पैसा निकला है ही नहीं है, तो सारा जोड़ करके बाहर कर देंगे। तो पहले से शायद 25,900 दिख रहा है वहाँ पर। 96,000 नए साझेदार की पूंजी हो गई और 30,000 उसकी गुडविल हो गई। ये सब पैसे वो लाया, ये 2 पैसे आए हैं और ये पहले से था। इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 1,51,900 आएगा। ठीक है, 1,51,900 ये कैश बैलेंस हो गया बच्चों। सारा चीज़ आ गया। अब हम जोड़ लेंगे, जोड़ करके दोनों साइड का देखेंगे कि ये एग्री होता है कि नहीं होता है। ठीक, आइए इधर का भी देख लेते हैं। तो 208 ये हो गया, 3,32,208। इधर देख रहे हैं तो क्या है, 7 6 13 9 22। हाँ ठीक तो है। 2 हाथ लगा 1 2 2 2 4 6 6 9 15 15 6 21 1 22 के 2 हाथ लगा 2 2 5 7 2 9 6 15 3 18 18 15 33। ठीक है, दोनों साइड इक्वल दिख रहा है, तो हमारा ये बैलेंस शीट भी ठीक ठाक तैयार हो गया है। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं और पूरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से किन चीज़ों का एडजस्टमेंट कैसे और क्या ट्रीटमेंट किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को समाप्त करने के बाद एक महत्वपूर्ण बात की हम चर्चा करने वाले हैं। आइए उस महत्वपूर्ण बात को भी देखें। बच्चों, जिस महत्वपूर्ण बात की हम चर्चा करने वाले हैं वह आप बोर्ड पर देख रहे हैं। आइए उसे पढ़ लेते हैं। यदि पुराने साझेदार ओल्ड रिजर्व एवं अवितरित लाभ हानि को बांटना नहीं चाहते हैं तो इनका समायोजन उनके तथा नए साझेदार के पूंजी खाते के द्वारा किया जाएगा। ठीक है बच्चों, और उसके लिए कुछ जर्नल प्रविष्टियाँ की जाती हैं, वो प्रविष्टियाँ भी आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, कहने का आशय ये है कि अभी जो आपने प्रश्न में किया या इससे पहले जो चर्चा की गई कि नए साझेदार के प्रवेश पर अगर फर्म की पुस्तकों में बच्चों रिजर्व हो या अवितरित लाभ हानि हो तो उसे हम बांट देते हैं। अगर प्रश्न में कुछ ना बोले तो हमें बांटने का ही निर्देश होता है, ऐसा जानते हैं हम लोग। ठीक, और हमने एक जो क्वेश्चन कराया उसमें भी वैसा ही किया भी। जनरल रिजर्व था और प्रारंभिक व्यय था, उसको हमने पुराने रेशियो में पुराने लोगों को बांट दिया। ठीक है, लेकिन यदि प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहे कि नहीं भाई इन चीज़ों को बांटना नहीं है तो हमें उसका समायोजन कैसे करना है ये बताया गया है। ठीक, तो उससे पूंजी खातों से समायोजन होगा। आप देख रहे हैं तो उसमें हमने देखा था लायबिलिटी साइड में कुछ मदें होती हैं, कुछ एसेट साइड में होती हैं। तो लायबिलिटी साइड वाले जो मद होती हैं वो क्रेडिट बैलेंस वाली होती हैं और एसेट साइड वाले को हम डेबिट बैलेंस कहते हैं। तो पहली प्रविष्टि आपकी जो होगी, आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि क्रेडिट शेष वाली मदों के लिए, उसमें हम गेनिंग पार्टनर के पूंजी को डेबिट करते हैं। ठीक, निर्देश आप देख ही रहे हैं पूरी तरह से डिटेल में। और जो सेक्रीफाइंग पार्टनर कैपिटल होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं, यानी गेनर्स डेबिट होते हैं और सेक्रीफाइस मेकर जो है क्रेडिट हो जाते हैं। ये पहली प्रविष्टि है। और डेबिट जो मद होती है, डेबिट शेष वाली जो मदें होती हैं उसके लिए विपरीत प्रविष्टि आप करेंगे। ठीक है, यानी सेक्रीफाइंग को हम डेबिट करेंगे और गेनर को क्रेडिट कर देंगे। ठीक, बोर्ड पर आप देखिए साफ साफ वही बात लिखी हुई है। ठीक, तो अगर ऐसा हो प्रश्न में तो निश्चित रूप से हमें ये एंट्री के माध्यम से, कैपिटल एडजस्टमेंट के माध्यम से ये समायोजन करना होगा। और एक खास बात और है कि अगर ऐसा होता है तो पहले से जो जनरल रिजर्व है या प्रारंभिक व्यय है या और कोई चीज़ें हैं जिनको ये बांटे नहीं हैं तो वो नए फर्म के बैलेंस शीट में भी शो किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ आप निर्देश देख ही रहे हैं नोट में। तो इस प्रकार हम ये समझते हैं कि यह बात जो है, यह जो टॉपिक आज का था, संचय का वितरण करना या नहीं करना है, ट्रांसफ़र करना है कि नहीं करना है, यह बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं कहे इसका ये मतलब है कि हमें उसको बांटना होता है। ठीक है, तो आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों।